ए जंक्शन ऑफ टू यानी 51 क्वेश्चन है। व्हेन अ जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स इज हीटेड, यानी दो डिफरेंट मटेरियल्स है। जैसे जंक्शन मतलब क्या होता है, जहां पर दो वस्तुओं को जोड़ा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, ये ये मान लीजिए दो मटेरियल है, इस ये अलग चीज है, मान लीजिए कॉपर है, ये आयरन है, या इस तरीके से कोई जस्ट एग्जांपल हमने लिया है। इन दो ये एक स्थान पे ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। अब इसको जंक्शन बोलते हैं जब इनको हीट किया जाता है और इसको हीट किया जाता है, तो यहाँ पर कुछ एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक फील्ड जनरेट होता है, तो उसको उस एनर्जी को क्या कहते हैं, तो उस एनर्जी को जो डेवलप होता है उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रो, ई से इलेक्ट्रो, एम से मैग्नेटिक, और एफ से इज इक्वल टू फील्ड। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। जब दो डिफरेंट डिफरेंट और डिफरेंट मेटल्स हैं, उनको जोड़ा जाता है, जो जोड़ा जाता है उनको हीट किया जाता है, तो ये वहां पे एक उसका जो जंक्शन होता है वहां पर एक एनर्जी डेवलपमेंट होती है, एक तरीके से कहते हैं, तो उसको उस फील्ड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट है, द मटेरियल दैट प्रोड्यूस हीट बाय कंबशन आर टर्माइट। वह मटेरियल जो जलने पर, कंबशन होते, दहन होने पर वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, उसको क्या कहते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। उसको क्या कहोगे भाई, जलने पर जो एनर्जी दे, लाइट दे, तो उसको क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। सिंपल सा सवाल है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, फ्यूल्स बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ चारकोल। जो चारकोल होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, उसमें दहन क्षमता कितना होती है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है किसका, चारकोल का कितना होता है, तो चारकोल का कैलोरीफिक वैल्यू होता है 7500 से 8000 के कैल पर केजी, किलो कैल पर केजी होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 54, 54वां क्वेश्चन देखते हैं, 54 क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। ठीक, एच ए सी, हाई एल्मोना सीमेंट। एच ए सी का होता है, हाई एल्मोना सीमेंट इज हाईली सेटिस्फैक्टरी इन द रेसिस्टिंग ऑफ सल्फेट अटैक। ठीक है, जो हाई एल्मोना सीमेंट होती है, जिसमें एल्मोना की मात्रा ज्यादा होती है, वो क्या करती है, इस सल्फेट क्या अटैक के प्रतिरोधी होती है। विच इज मेनली ड्यू टू दी अब्सेंस ऑफ इन दी प्रोडक्ट। वो किसके अब्सेंस की उपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में होता है, वो ऐसा किसकी अनुपस्थिति में कर पाता है, तो उसमें यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा तभी वो उसका प्रतिरोधी बन पाएगा। सॉरी, जब कैल्शियम ऑक्साइड उसमें नहीं मौजूद होगा, ये पूछ रहा है, हाई एल्मोना सीमेंट इज हाईली सेटिस्फैक्टरी इन दी रिजल्टिंग रेसिस्टिंग द सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक से वो प्रतिरोध दिखाता है, विच इज मेनली ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ, जो कि किसकी अनुपस्थिति में होता है, वो किसके अनुपस्थिति में होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अनुपस्थिति में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये ग्लास सिरेमिक, ग्लास से आता है, सिरेमिक से भी आता है, व्हाइट वेयर से भी आता है, टेस्टिंग से भी आता है, हर तरीके के से क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमने भी सेल का एग्जाम दिया है, हमें पता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो वो हमें पता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोगों को एक अच्छी पोस्ट पे आप लोगों को पहुंचाना है, अपनी ब्रांच को आगे बढ़ाना है, अपनी ब्रांच का नाम करना है, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं और आपको भी करना पड़ेगा, हमारे साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। तो द ई ग्लास इज यूज्ड फॉर, तो ई ग्लास, ई से सीधे याद कर लो भैया, इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, किस फील्ड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो यूज होता है वो ई ग्लास होता है, तो उसकी हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होती है, यानी वायर वायर में जो यूज होता है ना, वो कौन सा ग्लास होता है, ई ग्लास होता है। और ई ग्लास इसलिए यूज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल के प्रति प्रतिरोध दर्शाता है, उससे लड़ने की क्षमता रखता है। इसलिए क्या करते हैं, कहाँ पर ई ग्लास कहाँ यूज किया जाता है, हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी के लिए किसका यूज किया जाता है, ई ग्लास का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप दैट आप लोगों को मजा आ रहा होगा, हमें पढ़ाने में मजा आ रहा है, आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए।
ठीक है, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उस हमसे डबल आपको, आपको नौकरी लेना है, हमको दिलाना है, तो आपको हमसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको नौकरी मिलेगी, एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, एक अच्छी जगह, एक अच्छी पोस्ट पे आप पहुंच पाओगे। यदि आप ऐसे ऐसे सुनते रहे, सुनते सुनते लीड लगा के आप सुन रहे हैं और सो जा रहे हैं, तो आप सोते रहोगे, सो जाओगे तो सोते ही रह जाओगे। ठीक है, फिर करते रहने 12-14 घंटे की ड्यूटी, 8-9 हज़ार पे, फिर करते रहना, मर जाना उसी में। ठीक है, ठीक है, ऐसे वर्ड नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, लेकिन क्या है कि आपको लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप लोगों को अच्छी पोस्ट पे जाना, अच्छा करना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अरे आप मुझसे देखो ना, आप मुझको देखो ना, कि हमें गवर्नमेंट जॉब होते हुए फिर भी हम आप ले के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब तो आपको लेनी है ना, तो आपको तो डबल मेहनत करना पड़ेगा। हम अगर जो 1 घंटा पढ़ रहे हैं, पढ़ के आपको पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं 1 घंटा, तो आपको 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, ये गांठ बांध लो, ये कहीं लिख लो। ठीक है, तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। दी होल्डक्राफ्ट पायरोस्कोप टेस्ट पीसेस आर मेड इन दी, जो होल्डक्राफ्ट पायरोस्कोप है, इस पायरोस्कोप का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करना, फर्नेसेस के टेम्परेचर को मेजर करना। तो वो टेस्ट जो पीस है वो किसका बना होता है, किस रूप में बना होता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। जो होल्ड क्राफ्ट पायरोस्कोप टेस्ट पीस बनाया जाता है, होल्ड क्राफ्ट पायरोस्कोप में जो टेस्टिंग के लिए जो पीस बनाई जाती है, वो किस रूप में होती है भाई, कौन रूप में होती है, गोलाकार, अंडाकार, किस रूप में होता है। तो वो किस रूप में होता है, यदि होल्ड क्राफ्ट पैरोस्कोप में आपको टेस्टिंग करना है, तो टेस्ट जो पीस बनाया जाएगा वो किस रूप में बनाया जाएगा, वो बार फॉर्म में बनाया जाएगा। किस फॉर्म में बनाया जाएगा, बार फॉर्म में बनाया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को मजा आ रहा होगा। ठीक है, मुझे तो मजा आ रहा है पढ़ाने में, आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि दबाव में पढ़ रहे हैं, प्रेशर में पढ़ रहे हैं, चलो हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ बबल्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, यानी कि जो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ बबल्स, यानी बबल्स को निकालने की जो दर है, ठीक है, वो किसकी प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल होती है किसके, समानुपाती होती है, उसकी स्क्वायर के, किसके स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो भैया जी, यदि हम उसकी जो स्क्वायर साइज है, इनकी जो उसकी रेडियस है, जितना बारीक होगा उतना प्रॉब्लम होगा बाहर निकालने पे। यानी बबल है, यानी जो बबल फफोले हैं, बबल बबल से छोटे छोटे छेद, सीड्स हैं या बबल्स फफोले हैं या स्टोन है, तो इसको निकालने में क्या होता है कि इसको निकालने में यदि इसका साइज छोटा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, निकलने में प्रॉब्लम हो, जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना ही वो जल्दी निकलेगा। तो क्या करते हैं भैया, उसकी रेडियस को बढ़ा देते हैं, उसका जो बबल्स है, जो फफोला है, सीड्स है, उसको जो ये इसको फफोले को जो फफोले रूप में है, उसकी क्या है, जितना साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा कब बढ़ेगा, जब रेडियस बढ़ेगी, तो रेडियस को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो कैसा है, बबल्स की क्या हो जाएगा, रेडियस बढ़ा दो, तो वो उसकी दर को और जल्दी निकलेगा। ठीक, ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पिकलिंग, यानी पिकलिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यूज किया जाता है भैया, आपको ये बताना है कि पिकलिंग प्रोसेस के लिए, पिकलिंग क्या होता है, दो तरीके का प्रोसेस होता है, यानी कि इनामलिंग करने से पहले दो तरीके से उस पे जो डस्ट होता है, किसी भी, मान लीजिए हमारा आयरन है, उस पे से हमें डस्ट रिमूव करना है, ये डस्ट को रिमूव करना है, उस पे जंग लगे हुए उसको निकालना है, हटाना है, उसके बाद इनामलिंग करना हो, तो उसके लिए कौन सा दो प्रोसेस अपनाते हैं, पहला है पिकलिंग, कौन सा प्रोसेस है, पिकलिंग, और दूसरा है आपका स्मेल्टिंग। ठीक है, तो ये पिकलिंग में क्या होता है, ये एक टब होता है बड़ा सा, ठीक है, उसमें क्या है, केमिकल HCl HF मिला दिया जाता है, उसको उसमें इस सैंपल को डुबो दिया जाता है, जिसपे इससे रिएक्शन से उसपे से जंग दूर कर देता है। स्मेल्टिंग क्या होता है, इसे टेम्परेचर पे इसको थोड़ा भट्टी में रखा जाता है, इस सैंपल को, उसको टेम्परेचर दिया जाता है, इतना टेम्परेचर दिया जाता है कि जिससे ऊपर की सतह पे जो भी जंग है वो निकल के दूर होके जल जाए, निकल जाए, हट जाए, वो एक हमारा अच्छा मिल जाए, उसकी सतह अच्छा मिल जाए, जिसपे हम इनामी कर सके। तो ये जो टैंक होता है भैया, वो टैंक किसका बना होता है, तो ये टैंक हमारा होता है एसिड प्रूफ स्टोनवेयर टैंक होता है। क्या होता है, एसिड प्रूफ स्टोनवेयर टैंक होता है। तो आज करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, जो ये टैंक बना होता है जिसमें सॉल्यूशन होता है, एसिड भरा होता है। अब एसिड जब भरा होगा तो एसिड प्रूफ होना चाहिए ये टैंक, अगर जो एसिड से रिएक्शन कर जाएगा तो क्या होगा, ये तो एसिड बाहर निकल जाएगा, ये टैंक को ही खरा गायब कर देगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि एसिड, जो ये टैंक होना चाहिए वो एसिड प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ रहा है,
यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए, मन खुश हो जाए। यदि आप जहाँ से हैं आप कमेंट करिए। यदि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहां से कमेंट करिए कि सर हम इस कंपनी में हैं, और तो मुझे खुशी होगी कि हमारा कोई स्टूडेंट है, हमारा जो छात्र है, हमारे यूट्यूब फैमिली का कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस कंपनी में काम कर रहा है और हमारी वीडियो को देख रहा है, वो समझ रहा है। तो प्लीज आप लोगों के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, हाँ कह ही सकते हैं, हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए, कमेंट में करिए कि सर मेरा नाम ये है और मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और नेक्स्ट के लिए एक अच्छी पोजीशन के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करना है या टाटा स्टील में जाना है, जीएसडब्ल्यू में जाना है, और किसी भी जो मल्टीनेशनल कंपनी है जहां पर आपकी इच्छा हो वहां पहुंचना है, तो सर आपकी वीडियो हम देखते हैं और हमारी वीडियो से आपको फायदा मिलता है। तो प्लीज अपने नाम के साथ अपनी कंपनी का, यदि आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप अपने कॉलेज का नाम, ठीक है, जहां पर है उसका नाम प्लीज सेंड करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो कमेंट होते हैं उसका मैं जवाब देता हूँ, मैं जरूर जवाब देता हूँ, कुछ भी आता है कमेंट में तो आपको हर, आप देखिएगा, ट्राई करिएगा, मैं जवाब जरूर देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, द साउंडनेस ऑफ द सीमेंट इज रिजल्ट ऑफ। ठीक है, जो साउंडनेस, यहाँ पे आप साउंडनेस, आपको क्या लग रहा होगा, साउंड मतलब क्या होता है, आवाज, है ना, आपको तो यही लग रहा होगा। तो सीमेंट भैया, सीमेंट में कौन भैया कौन सी आवाज आती है, तो यहाँ पर साउंडनेस मीन्स क्या होता है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, फैलाव। आप साउंडनेस मतलब समझिए फैलना, क्या समझिए, आप फैलना समझ सकते हैं, एक्सपेंशन साउंडनेस मतलब क्या आप समझ सकते हैं, फैलना। तो सीमेंट तो फैलती है लेकिन सीमेंट आवाज नहीं करती है, आपको समझना होगा। तो एक्सपेंशन, तो वो किसके कारण एक्सपेंशन होता है भाई, किसके कारण एक्सपेंशन होगा, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो एक्सपेंड होता है, ये तो एक्सपेंड कौन सा हो सकता है, चूना, चूना, चूना के सिवा कुछ नहीं होता। यदि आप डालो एक दीपावली में आते हैं, लाते हैं हम लोग तो थोड़ा सा चूना डालते हैं और बाल्टी में पूरा भर जाता है, तो क्या होता है, उसके आयतन में एक्सपेंशन होता है, आयतन में वृद्धि होती है। तो ये इसके कारण क्या होता है, यदि उसमें चूना होता है, चूना फिर दो तरीके से होता है, यदि उसमें फ्री सिल्क, फ्री लाइम हो, यानी स्वतंत्र रूप में जो मुक्त अवस्था में है, फ्री लाइम हो, उसके कारण उसमें क्या होता है, साउंडनेस होता है, एक्सपेंशन होता है। तो किसके कारण, अब आपको आंसर पता चल गया होगा, तो किसके कारण होता है, फ्री लाइम के कारण ये होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड आगे बढ़ रहे हैं, क्या हुआ, नहीं पढ़ के मना कर रहा है कि वो भी ना पढ़ाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आजा आजा। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक लोड मेंटेन एट फॉर द आरयूएल टेस्ट। आरयूएल पे हमने बनाया है, वीडियो बनाए हैं, जाके देख लीजिएगा। क्या आरयूएल का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टरी अंडर लोड, क्या फुल फॉर्म होता है, ये कहाँ भाग गया, अब बहुत लेट से जगता है ये। ठीक है, क्या होता है, रिफ्रैक्टरी अंडर लोड, इसका फुल फॉर्म होता है रिफ्रैक्टरी अंडर लोड। कोई भी रिफ्रैक्टरी है, मान लिया जाए ये रिफ्रैक्टरी है, ठीक है, तो इसकी भार सहन की क्षमता कितनी है, उसको निकालने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, किसी भी रिफ्रैक्टरी को भार सहन करने की अवस्था कितनी है, रिफ्रैक्टरी अंडर लोड और टेम्परेचर प्रेशर दोनों हो तो कितना सहन करने की क्षमता है, उसको निकालने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, आरयूएल टेस्ट करते हैं। तो इस पे हम लोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या अप्लाई करते हैं, यहाँ से लोड लगाते हैं, ये उस इस पे रखा होता है। ठीक है, ये स्टैंड होता है जिसपे रिफ्लेक्टर रखेंगे, ये ऊपर से हम लोड अप्लाई करते हैं। तो कितना लोड अप्लाई करते हैं भैया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इसको टेस्ट करने के लिए मैक्सिमम कितना लोड अप्लाई करते हैं, स्पेसिफिक लोड कितना हम अप्लाई करते हैं। तो स्पेसिफिक लोड कितना अप्लाई करते हैं, 0.2 एमपीए, मेगा पास्कल। पिक्सल हम हमारी जैसा मत पढ़ना है ना, क्या होता है, 0.2 एमपीए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी पायरोस्कोप कोन इज कोन्स हैव, क्या होता है, पायरोस्कोप कोन, हमने बताया था ना कोनिकल टाइप से होता है ये पायरोस्कोप, सैगर कोन्स भी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ट्रायंगुलर बेस एंड डिफाइंड डायमेंशन एंड साइज, इसका जो ये ट्रायंगुलर होता है और इसकी हाइट फिक्स होती है। पीसीई को हमने पीसीई पढ़ाया है, जाके वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाइट कितनी होती है। ठीक है,
तो उस क्या होता है, इनका लंबाई और इसकी डायमेंशन फिक्स होती है। तो आंसर कौन हो जाएगा, ट्रायंगुलर टाइप से होता है, ट्रायंगुलर बेस होता है और ये डिफाइंड डायमेंशन एंड साइज होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या पूछ रहा है भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स डज नॉट हैव सीट स्ट्रक्चर। कौन निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ये मिनरल्स है, ये सभी मिनरल्स दिए हुए हैं जिसमें सीट स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर, सीट टाइप से स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। किस टाइप का स्ट्रक्चर, सीट टाइप का, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। कौन ऐसा मटेरियल है निम्नलिखित में से जिसमें सीट स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो कोई ऑप्शन में से कोई एक राइट होगा। यानी ओलिवाइन, ओलिवाइन जो होता है उसमें सीट स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो एक तरीके से यदि क्वेश्चन आ जाए सीट स्ट्रक्चर होता किसमें है, तो सीट स्ट्रक्चर क्ले में भी होता है, माइका में भी होता है और टाल्क में होता है। कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, सीट स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, और इसमें ओलिव ऑयल में सीट स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑपरेशन दैट प्रमोट्स एडहेसिव इज कॉल्ड एडहेरेंस। यानी जो एडहेरेंस की प्रॉपर्टी को प्रोवाइड कराता है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, तो उसको कहते हैं निकल डिप्स। एडहेरेंस मतलब सॉरी इसको देखना पड़ेगा, एडहेरेंस की मीनिंग देख लेना कि क्या होती है। अभी तो मुझे शायद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता हो। तो एडहेरेंस मतलब हमें लगता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो आर पार ना दिख सके, शायद ऐसा कुछ होता होगा। इसको आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब तक इसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा वर्ड की कि होता है एक्चुअल में क्या है, तब तक आप लोगों को अच्छे से आप जा समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, क्या करते हैं, एक तरीके से दृढ़ता भी बोलते हैं अडेरेंस को। ठीक है, क्या बोलते हैं, दृढ़ता भी बोलते हैं, दृढ़ता। तो डिप निकल निकल डिप को मिलाने से क्या एडेरेंस प्रमोट होता है, बढ़ता है। ठीक है, फॉर एन एज डिसलोकेशन बर्जर वेक्टर, वेक्टर इज ऑलवेज कहाँ पर होता है, जो बर्जर वेक्टर होता है, आप मटेरियल साइंस में आप यदि पढ़ोगे तो बर्जर वेक्टर आप पढ़ोगे बर्जर वेक्टर के बारे में। तो हमेशा बर्जर वेक्टर कहाँ होता है, किसमें, एज डिसलोकेशन में। एज डिसलोकेशन में जो बर्जर वेक्टर का हमेशा किस तरीके किस साइड में होता है, टिल्टेड रूप में होता है। किस रूप में होता है, थोड़ा तिरछा रूप में होता है। किस रूप में होता है, टिल्टेड रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इज ए सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज। कोई सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, कौन सा मटेरियल है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल भैया, कौन सा है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, तो उसकी सुपर कंडक्टिंग अवस्था कौन सी होगी, कौन सा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यानी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है तो सुपर कंडक्टिंग अवस्था उसकी कौन सी अवस्था ऐसी होगी जहां पर वो सुपर कंडक्टिविटी का जो प्रॉपर्टी है उसको शो करेगा। तो वो कौन सी सुपर कंडक्टिंग अवस्था है, डायमैग्नेटिक। कौन सी अवस्था है, डायमैग्नेटिक। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में, which of the following material exhibits the Meissner effect, Meissner इफेक्ट कौन सा ऐसा है। देखिए हमारे प्रोनाउंसिएशन में मत जाइएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आए, हो सकता है हमें पढ़ने में प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो, या तो उसका प्लीज आप मन के अंदर हंस लीजिएगा, ठीक है, या कमेंट में कुछ भी कर दीजिएगा। लेकिन आपको आपको आंसर समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ऑप्शन समझ में आना चाहिए। मेरी मेरे प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे मत जाना कि सर कैसे पढ़ाना है। मेरा उद्देश्य है कि आपको पढ़ाना है, मैं किसी तरीके से भी टूटी फूटी कैसे भी पढ़ाऊं, पर आपको पढ़ना है और आपको अच्छी एक जॉब लेना है। ठीक, तो ये क्या है, फॉलोइंग मटेरियल्स एग्जिबिट द मेसनर इफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो इस इफेक्ट को शो करता है, कौन सा इफेक्ट, मेसनर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, मेसनर इफेक्ट को निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो शो करता है, तो सुपर कंडक्टर जो होता है मेसनर इफेक्ट को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट है। कौन सा है, सुपर कंडक्टर मटेरियल कौन सा इफेक्ट को शो करता है, मेसनर इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दी nerves nerves Einstein relation is particularly used in the considering the mobility charged particle and the relation between diffusion coefficient and
क्या होगा, डिफ्यूजन कोफिशिएंट एंड तो इसका जो भैया इसका तो हमें हिंदी आता ना, ये आप एक बार देख लीजिएगा, मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो एक बार ट्राई करते हैं क्या होता है। दी नज आइंस्टीन रिलेशंस, जो कौन सा रिलेशन है, आइंस्टीन और नज का रिलेशन है, पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कंसिडरिंग द मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो किसके लिए यूजफुल है, जो पार्टिकल है उनकी मोबिलिटी के लिए, कौन सा पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफ्यूजन एंड कोफिशिएंट, एंड किसके बीच रिलेशन है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, और दूसरा कौन किसके बीच रिलेशन बताता है, तो किसके बीच रिलेशन बताता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि इन दोनों की एक इक्वेशन है। तो वो क्या है, चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी के बारे में बता रहा है। तो वो दो रिलेशंस के बीच में बताता है, किसके किसके बीच, ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बीच में वो रिलेशंस बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following refractories has a wide gap between RU and PC value? कौन सी ऐसी रिफ्रैक्ट्री है जिसके बीच बहुत गैप रहता है, आर यू रिफ्रैक्ट्री अंडर लोड ऑफ पॉलीमेट्रिक कॉन इक्विवेलेंट, यानी एक ये लोड सहन करने की क्षमता है, और ये है आपकी ताप सहन के क्षमता, ऐसा बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिवनेस, ताप सहन करने की क्षमता, सहन करने की क्षमता, ये है आपकी लोड सहन करने की क्षमता। तो ये दोनों में बहुत ज्यादा गैप, कौन सी ऐसी रिफ्रैक्ट्री है जिसमें बहुत ज्यादा गैप रहता है, तो सबसे ज्यादा गैप किसमें, मैग्नीशिया रिफ्रैक्ट्री में। और सबसे क्लोज किसमें रहता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सिलिका रिफ्रैक्ट्री में सबसे क्लोज रहता है रिलेशन बिटवीन, जो गैप रहता है बहुत कम रहता है, इसमें गैप ज्यादा रहता है, इसमें लोड सहन करने में और ताप सहन करने में। ठीक है, ये अपने जो सिलिका है मेल्टिंग टेम्परेचर तक उसको लोड सहन करने की क्षमता हाई होती है, जबकि मैग्नीशियम में तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर आने से पहले उसको लोड सहन करने की क्षमता चली जाती है। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आजा आजा आजा, कहाँ गया आप, हो गया, अभी बाद में आएगा घूम फिर के, अभी नहीं आ रहा है। आजा स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड आजा, आगे आगे, अभी भगेगा। ठीक है, इन जनरल दी फायर क्लियर रिफ्रैक्ट्रीज क्या होता है, इन जनरल दी फायर क्लियर रिफ्रैक्ट्री कंटेन्स, जो फायर क्लियर रिफ्रैक्ट्री होती है उसमें पूछ लेता है एल्मुना सिलिका की मात्रा क्या होगा, तो यहाँ पर पूछ लिया एल्मुना की मात्रा कितना होता है, तो फायर क्लियर रिफ्रैक्ट्री का फार्मूला हमने बता दिया है, ये रिफ्रैक्ट्री बनाने के यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके इसमें कितना एल्मुना की मात्रा कितना होना चाहिए, 45 से 45 से 45%, लेस देन 45%, लेस देन, ऐसा बोल सकते हैं 50%, लेस देन 50% या 45%। तो ये 25 से 45% तक इसमें एल्मोना की मात्रा होती है, किसमें, Al2O3 2SiO2 और 2H2O, इसमें जो एल्मोना की मात्रा है, फायर क्लियर रिफ्रैक्ट्री है, इनमें एल्मोना की मात्रा, जो फायर क्लियर रिफ्रैक्ट्री है, ध्यान रखना, फायर क्लियर रिफ्रैक्ट्री में एल्मोना की मात्रा लेस देन 50% होता है, लेस देन 45%, लेस देन 45% होता है, तो इसलिए 25 से 45% उसमें एल्यूमिना की मात्रा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द मोस्ट इफिशिएंट फायरिंग एजेंट फ्रॉम ग्लास मेल्ट, ग्लास मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इफिशिएंट है ग्लास, ग्लास को कम टेम्परेचर पे फायर करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द मोस्ट इफिशिएंट फायरिंग अगेन एजेंट फ्रॉम ग्लास मेल्ट, कौन सा ऐसा है जो मोस्ट इफिशिएंट है मटेरियल निम्नलिखित में से, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कौन सा है, आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड को हम फ्लेक्सिंग एजेंट भी बोलते हैं, फ्लेक्सिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, लो टेम्परेचर पे मेल्ट करने का काम भी करता है, गालक जिसे कहा क्या बोलते हैं, गालक। तो ये मोस्ट इफिशिएंट है और लो टेम्परेचर में रॉ मटेरियल को, ग्लास के रॉ मटेरियल को मेल्ट करने का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following, which of the following, which of the following composition is correct for soda lime सिल्का ग्लास, मैंने तीन टाइप के ग्लास बनाया, सोडा लाइम, बोरोसिलिकेट, लेड। ठीक है, तो इन तीन टाइप के ग्लास में है जो सोडा लाइम सिल्का सिलिकेट ग्लास की मात्रा, सोडा का कितना होगा, लैम का कितना होगा, सिल्का का कितना मात्रा होगा, उसका एक कंपोजिशन को बता रहा है, पूछ रहा है, तो उसको हमें कंपोजिशन को बताना होगा। तो कंपोजिशन का कितना होना चाहिए आपका, 15% आपका सोडा होना चाहिए, कितना होना चाहिए 15%, लाइम का की परसेंटेज कितना हो जाए 10% होना चाहिए,
और आपका सिलिका की परसेंटेज 75% होना चाहिए। ये सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास का कंपोजिशन है, रट लीजिएगा, कभी भी आ सकता है, बोरोसिलिकेट का भाई देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, तो आप पढ़ते जाइए, आपको मजा आएगा। ठीक है, खूब मजा आएगा। नेक्स्ट स्लाइड आ जा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड है। ठीक है, अबव कितने टेम्परेचर द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द हॉट बॉडी, है ना, वो पूछ रहा है भैया कितने टेम्परेचर पे जो कोई हार्ड बॉडी है वो एनर्जी को रेडिएट करता है, इट पर्टिकुलरली विजिबल एट लाइट एंड दी पार्शियली विजिबल इन हीट। जो लाइट और हीट में थोड़ा, लाइट में क्या करता है, विजिबल रहता है, दिखाई देता है, और पार्शियली हीट में क्या है, इनविजिबल रहता है। कितने टेम्परेचर पे और जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, निकल रही हो, कितने टेम्परेचर पे जो लाइट में दिखाई देगी और उसमें हीट में इनविजिबल रहेगी, तो वो टेम्परेचर कौन सा होगा, तो वो टेम्परेचर होगा भैया 500 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री से 100 सेंटीग्रेड के ऊपर किसी मटेरियल को आप यदि हीट करोगे तो उसमें जो रेडिएशन निकलेगा, वो हॉट बॉडी से जो रेडिएशन निकलेगा वो क्या होगा, लाइट के रूप में तो विजिबल होगी लेकिन हीट के रूप में इनविजिबल होगी। ठीक, नेक्स्ट है द क्लिंकर सास। क्लिंकर्स होते हैं, क्लिंकर का वर्ड कहाँ पे आता है, सीमेंट इंडस्ट्री में। कहाँ पे आएगा भैया, सीमेंट इंडस्ट्री में आएगा। तो क्लिंकर्स क्या होते हैं, तो क्लिंकर्स होता है जिनका डायमीटर कितना होता है, 5 से 25 mm डायमीटर के होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लिंकर्स। यानी कि जब आप वेट मेथड के द्वारा या ड्राई मेथड के द्वारा सीमेंट बनाते हो, जलाने पर, रोटरी क्लीन में जलाने पर, रोटरी क्लीन में जलाने पर यानी निस्तापित करने पर जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं क्लिंकर। और क्लिंकर के डायमीटर कितना होना चाहिए, 5 से 25 mm। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहनत करते रहो, सिलेक्शन तो हम दिलाएंगे। ठीक है, फायर फॉर सिलिका रिफैक्ट्री एप्लीकेशंस वेयर ट्रेडमार्क फेज इज स्टेबल, फायरिंग इज डन बिटवीन। यानी कि कोई भी सिलिका रिफैक्ट्री है उसमें उसके 3 अवस्था परिवर्तन होते हैं, ट्रेडमार्क कौन सा होता है, क्रिस्टोबलाइट और ट्रेडेमाइट। तो ट्रेडेमाइट कितने टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है, कौन सा रिफैक्ट्री, सिलिका रिफैक्ट्री। ठीक है, ट्रेडेमाइट फेज इज स्टेबल, फायरिंग इज डन बिटवीन, कितने टेम्परेचर के बीच उसको फायरिंग करना पड़ेगा कि उसका ट्रेडेमाइट फेज जो स्टेबल रहे। क्योंकि इसमें जो फेज प्रॉब्लम होता है, जैसे क्या होता है, जब आप क्वार्ट्ज को यानी सिलिका को हीट करोगे तो पहले किस में जाएगा, ट्रेडेमाइट, ट्रेडेमाइट, उसके बाद जाएगा आपका, कन्वर्ट होगा क्रिस्टोबलाइट, क्रिस्टोबलाइट। प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें 16% का आयतन में वृद्धि होता है। ठीक है, वैल्यूम में इंक्रीज होता है, और जब ये ट्रेडेमाइट से क्रिस्टोबलाइट में जाता है तो 2% का इसका वैल्यूम में डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये इस फेज को हमें स्टेबल करना है, तो कितने टेम्परेचर पे स्टेबल रह सकता है, तो ये 1420 से 1430 के बीच स्टेबल रहता है। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, ये है, समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन सिंटरिंग। ठीक है, 75 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, इन सिंटरिंग ए मैटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ग्रेन बाउंड्री टू द नेक। अब नेक क्या होता है, ग्रेन बाउंड्री क्या होता है, समझ लीजिए। ये कोई इस टाइप का कोई मटेरियल है, यहाँ पर क्या है, इसके अंदर बाउंड्री रहती है जहां पर क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, ये बाउंड्री होती है, किसकी, ग्रेन की बाउंड्री होती है, पार्टिकल की बाउंड्री एक बनी होती है पर्टिकुलर, ये बाउंड्री बनी होती है, इसके बीच में सभी ग्रेन्स एडजस्ट होते हैं। तो ये ग्रेन है, इसको ये ग्रेन है, ये जो छोटे छोटे ग्रेन्स है, और ये है ग्रेन बाउंड्री। अब इसको बोलते हैं नेक, गर्दन। इसको क्या बोलते हैं, गर्दन बोलते हैं। तो क्या पूछ रहा है, इन सेंटरिंग, ये प्रोसेस किस में पढ़ोगे, आप सेंटरिंग पे पढ़ोगे। सिंटरिंग का जब टेक्निकल में आप पढ़ोगे, जो कि हमने एमटेक में पढ़ाई किया था, सिंटरिंग का जो एक सब्जेक्ट था, तो उसमें उसका डेंसिफिकेशन जब पढ़ोगे, सिंटरिंग में क्या होता है, पार्टिकल क्लोज आते हैं, उसका डेंसिफिकेशन होता है, तो उसमें जो नेट ग्रोथ होता है, ग्रेन बाउंड्री से पार्टिकल आते हैं, कण आते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं,
नेक पे आते हैं। तो इस प्रोसेस को आप पूछ रहा है, इन सिंटरिंग ए मैटर इज ट्रांसफर फ्रॉम द ग्रेन बाउंड्री टू नेक, यानी कि यहाँ से वो यहाँ आता है, क्या है पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल है, ये ग्रेन बाउंड्री है, यहाँ से पार्टिकल इस नेक पे आता है टू द नेक बाय किस डिफ्यूजन के कारण। इसमें आप तीन चार तरीके से डिफ्यूजन पढ़ोगे। तो ये जो पार्टिकल है यहाँ से इस ग्रेन बाउंड्री से नेक पे आता है, वो कौन सा डिफ्यूजन होता है, तो वो कौन सा होता है आपका लैटिस डिफ्यूजन। ठीक है, कौन सा डिफ्यूजन होता है आपका लैटिस डिफ्यूजन। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल फंक्शन फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे पेड़ पौधों के सड़ने गलने के कारण जो बन गया है उसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। और कौन सा ऐसा है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो अब पेट्रोलियम भैया तो फॉसिल फ्यूल्स है, कोल भी फॉसिल फ्यूल्स है, नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल्स है। लेकिन क्या केमिकल है फ्यूल्स, नहीं, केमिकल तो फ्यूल्स नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज फोर्थ राइट, केमिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टरी लाइनिंग यूज इन द रोटरी क्लीन ऑफ फॉर 0 to 1.5 मीटर इज, यानी कि कौन सा क्लीन है, रोटरी क्लीन, जो थोड़ा इस एंगल पे रहता है। ठीक है, इस एंगल पे थोड़ा। ठीक है, किसके कहाँ यूज किया जाता है रोटरी क्लीन। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री, किसके किसको निस्तापित करने के लिए, सीमेंट और लाइम को निस्तापित करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, कैल्सिनेशन के लिए, कैल्सिनेशन के लिए यूज किया जाता है। तो उसमें रिफ्रैक्टरी लगाई जाती है, क्योंकि तीन चार जोन होती, चार जोन होते हैं, उन जोनों में रिफ्रैक्टरी लगाई जाती है, कितने मोटी, 0 से 1.5 एमएस। तो कौन सी रिफ्रैक्टरी लगाई जाएंगी यहाँ पर, अगर जो हम बात करें सीमेंट में और लाइम में, इन समय क्या होती है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होता है और कैल्शियम होता है बेसिक, तो रिफ्रैक्टरी हम एसिड लगा नहीं सकते, इसलिए बेसिक रिफ्रैक्टरी लगाएंगे। तो कौन सी रिफ्रैक्टरी होगी, हाई ग्रो फायर क्ले ब्रिक्स को हम यूज करेंगे। कौन सी रिफ्रैक्टरी होगी, हाई ग्रो फायर क्ले रिफ्रैक्टरी हम लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं, रोटरी क्लीन के लाइनिंग के लिए, इसकी जो लाइनिंग होती है वहां पे। अब ग्रोग आ गया भैया, तो ग्रोग क्या होता है, ग्रोग क्या होता है, प्री कैल्साइन मटेरियल होता है, कैल्साइन प्री कैल्साइन मटेरियल होता है। और इसमें श्रिंकेज बहुत कम होता है, क्योंकि पहले से ही निष्पादित किया होता है। श्रिंकेज क्या होगा, लो होगा, क्योंकि ये मटेरियल क्या होता है, पहले से कैल्साइंड होता है, फिर उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। या कोई भी रिफैक्ट्री है, वेस्ट हो गई है, उसको आप एज ए रॉ मटेरियल यूज कर लोगे, तो उसे क्या बोलेंगे भैया, ग्रोव बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आई कोई, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सिलिकेट, कौन सा क्वेश्चन है, दिस सिलिकेट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड लाइम, यानी सिलिकेट है जो हाइड्रेटेड लाइम में बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा सिलिकेट है जो हाइड्रेटेड लाइम में इंपॉर्टेंट मटेरियल है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, कौन सा ऐसा कंपाउंड है। ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रेटेड लाइम, स्ट्रेंथ लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सिलिकेट है जो स्ट्रेंथ लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। वो कौन सा ऐसा कंपाउंड्स है, तो वो C3S एंड C2S होता है। ठीक है, कौन सा है, C और C। देख रहे हैं कि लैपटॉप भी जवाब नहीं लगा, शट डाउन होने लगा। तो जितना भी अभी कोशिश करेंगे, जितना खींच जाएगा उतना हम खींचने की कोशिश करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाए, फिर इसको हम कंप्लीट करवाएंगे, एक दो दिन में कंप्लीट जरूर करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, द यूज ऑफ हेक्सागोनल फेराइट ceramic magnet is necessary to keep the grain size, यानी कि हेक्सागोनल फेराइट बनानी है तो उसमें सिरेमिक का जो मैग्नेट बनाना है उसमें उसका साइज नेसेसरी, कीप द ग्रेन साइज कितना रखना है, कितना रखना है, आपको बनाना क्या है, एक मैग्नेट सिरेमिक बनाना है, सिरेमिक मैग्नेट बनाना है, कौन सा बनाना है, मैग्नेट सिरेमिक बनाना है। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हेक्सागोनल होगा, हेक्सागोनल होगा। तो उसका जो ग्रेन साइज आप कितना रखना चाहते हो, जरूरी कितना है, 1 से 2 माइक्रोन, 1 से 2 माइक्रोन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है,
The absence of which of the following oxide can seriously affect the efficiency of arsenic and antimony oxide as a फाइनिंग एजेंट। यानी कि आर्सेनिक ऑक्साइड और एंटीमनी ऑक्साइड हम किस रूप में डालते हैं, फाइनिंग एजेंट में, ग्लास को फाइनिंग करने के लिए। लेकिन कौन सा ऐसा मटेरियल है जो उन सबको प्रभावित करता है? ठीक है, the absence of which of the following oxide can seriously affect the efficiency of arsenic, किसकी अनुपस्थिति के कारण उसकी जो एफिशिएंसी को उसको प्रभावित करता है, वो कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन सा ऑक्साइड है? तो वो कौन सा ऑक्साइड होगा? आपका बेसिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, ऑप्शन साफ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, कौन सा ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, कैन सीरियसली अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी ऑक्साइड एज ए फाइनिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जितना खींच सकते हैं खींचते हैं। मेल्टिंग इज एन, मेल्टिंग क्या है, क्या है प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? ठीक है, कौन सी प्रोसेस है? तो मेल्टिंग क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज यूज्ड एज फ्लेक्सिंग एजेंट इन कंपाउंड ऑफ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, ग्लास बनाने के लिए निकल में कौन सा ऐसा है जो एज ए फ्लेक्सिंग एजेंट किया है? तो फ्लेक्सिंग एजेंट के लिए हमें क्या लग चाहिए, और फेल्सफार चाहिए। फेल्सफार कितने प्रकार का होता है? सोडा लाइम, सोडा लाइम फेल्सफार, पोटेशियम फेल्सफार। ठीक है, सोडा फेल्सफार, पोटास फेल्सफार, दो तरीके, सॉरी सोडा लाइम नहीं होता, सोडा फेल्सफार, पोटास फेल्सफार, कैल्शियम फेल्सफार। तो जिसमें से कौन सा है आपका सोडा का नाम है? यदि ये पोटास का होता तो पोटास भी लगाया जाता, लेकिन ऑप्शन में दो ऑप्शन दे नहीं सकता, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा। Which of the following structure is not a proboscidetic structure, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है तो proboscide नहीं है? तो इसमें उसने खुद ही गलत को आंसर दे दिया, क्वेश्चन ही गलत दे दिया, इसलिए उसका आंसर नहीं दिया है, तो हम भी नहीं करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये है, इस तरीके से उन्होंने किया था, ऐसे ऑप्शंस राइट है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग बेरियम टाइटेनेट रूट में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है? तो कौन सा ऐसा है, इज लार्ज बेरियम आयन इज सराउंडेड बाय नियरेस्ट नेबुलर ऑक्सीजन आयन, ये तो गलत है, बाकी ये सही है, ये सही है। ठीक है, तो हमें कौन सा पूछना है, इनकरेक्ट को बताना है, तो ये इनकरेक्ट है, ये आंसर तो ये सही है, फर्स्ट सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। पर स्टेटमेंट के अगर जब बेरियम टाइटेनेट की बात करेंगे तो ये उसमें फॉलो करते हैं, ये फॉलो नहीं करता है, ये उसमें स्टेटमेंट में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑक्साइड लेयर इज प्रोटेक्टिव व्हेन इज फिलिंग बिटवीन विड्थ रेशियो, यानी कोई भी ऑक्साइड लेयर है वो प्रोटेक्टिव होगी, वो कौन सा, ये एक रेशियो होता है, फिलिंग विड्थ रेशियो होता है, वो कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए, और कितना होना चाहिए आपका, 1 होना चाहिए, सॉरी वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिलिंग विड्थ रेशियो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो ऑक्साइड क्या हो, इसका रेशियो 1 होगा, तो वो ऑक्साइड क्या होगी, प्रोटेक्टिव होगी, क्या होगी, प्रोटेक्टिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा। ठीक है, दी स्पार्क प्लग इंसुलेटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम, यानी जो ये स्पार्क प्लग इंसुलेटर किसमें यूज किया जाता है, बाइक में यूज किया जाता है, वो किससे बना होता है, वो बना किससे होता है? यही हमारा एमटेक में प्रोजेक्ट था, स्पार्क प्लग कैटालिटिक, हमारा था कैटालिटिक कन्वर्टर का था, ये स्पार्क प्लग है। तो आपको पता होगा व्हीकल में जो भी होती है, मोटरसाइकिल या होती है, उसमें क्या कहता है, स्पार्क प्लग और कैटालिटिक कन्वर्टर यूज किया जाता है। तो स्पार्क प्लग किसका बना होता है, वो किसका बना होता है, हाई एल्युमिना का बना होता है, किसका बना होता है, हाई एल्युमिना। और कैटालिटिक कन्वर्टर भी हमने बनाया था मैग्नीशियम एल्युमिनेट से। ठीक है, ठीक है, मैग्नीशियम और एल्युमिनेट को हमने मिक्स करके बनाया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द enamels are refractory and have viscous character when they are, यानी कोई भी इनामल्स क्या, द इनामल्स आर रिफ्रैक्टरी, जो इनामल्स होते हैं क्या, रिफ्रैक्टरी है, रिफ्रैक्टरी मींस क्या है, इनामल्स हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, एंड हाई विस्कस कैरेक्टर व्हेन दे आर, और वो गाढ़ापन होता है, विस्कस कैरेक्टर होता है, उसका नेचर विस्कस होता है, वो किसके कारण होता है, रिफ्रैक्टरीनेस तो होता है, हाई टेम्परेचर को सहन कर लगता है, लेकिन उसमें गाढ़ापन लाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन है, क्या होता है उसमें, कौन सा ऐसा मौजूद होता है जिसका कारण वो विस्कस होता है? तो ये किसके कारण होता है, उसमें हाई अमाउंट में यदि फेल्सपार होगा, गालक होगा, फ्लेक्सिंग एजेंट होगा, तो उसकी विस्कोसिटी हाई होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी C3S क्या है, दी C3S कंटेनिंग रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड इज, जो ये कौन सा होता है, सी कैल्शियम, पता नहीं इसका नाम नहीं याद आ रहा है,
इसको आप एक बार देख लीजिएगा सर। ये मैं कई बार सोचता हूँ कि ये इसको क्या पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या है। एक बार आप लोग देख लीजिए, कमेंट में बताइए कि C2S C3S क्या होता है, एक बार कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो कितना क्या होना चाहिए, हार्डनिंग पोटेंशियल में क्या होना चाहिए, हाई ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। दिस C3S कंटेंट इन द रैपिड हार्डनिंग, यानी जो ऐसी सीमेंट है जो जल्दी बहुत जल्दी हार्ड हो जाती है, जहाँ पर समुद्र के पुल बनाना होता है, समुद्र में या सॉरी नदियों में नालों में यदि पुल बनाना होता है तो वहां पर जल्दी जमने वाली सीमेंट चाहिए, तो उसमें जल्दी सीमेंट में जमने के लिए तो C3S की मात्रा क्या होना चाहिए, हाई ज्यादा होना चाहिए, कम तो ज्यादा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, C3S की मात्रा ज्यादा होगी। इस फेज एक फेज होता है C3S C2S, तो इसकी मात्रा ज्यादा होनी होगी, तभी वो जल्दी जमेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजा जल्दी आजा, आजा नहीं तो लैपटॉप भी शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी क्वेश्चन उसने गलत दे दिया, उसको भी आंसर्स नहीं पता, उसने जो पेपर बनाया उसने गलत दे दिया, तो इसको भी हमें भी नहीं पता है, तो हम क्या करा दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ ज्वेलरी इनामल फिट, ज्वेलरी इनामल फिट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यूज किया जाता है, कौन सा फर्नेस किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या यूज किया जाता है। तो क्या होता है, अर्थ स्मेल्टर को यूज किया जाता है, सॉरी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ ज्वेलरी इनामल, ज्वेलरी इनामल फिर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है, क्रूसिबल स्मेल्टर का, यानी क्रूसिबल को में रखकर उसको हम इनामल्स को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए in a the stock interest is pushed from charge in a furnace and it travels counter current to the hot flue gases to the discharging, यानी कि एक तरीके से ये किसके बारे में बात करना है कि ये टैंक फर्नेस के बारे में बात कर रहा है। तो ये जब गैस एंट्री करते हैं तो वो पूरा घूम फिर के मेल्ट होके फिर आ जाता है, डिस्चार्ज एंड पे आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, उस फर्नेस को क्या कहते हैं, तो उस फर्नेस को कहते हैं आपका कंटिन्यूअस फर्नेस। क्या बोलते हैं आपको, उस फर्नेस को क्या बोलते हैं, जहाँ पर एंड करो एक स्थान से फिर घूम फिर के आ जाए, उसी स्थान डिस्चार्ज जहाँ पे होना है, जहाँ से वो निकलना है उसी स्थान पे हो जाए, तो उस फर्नेस को क्या कहते हैं, यानी एक साइड से एंट्री करो दूसरे साइड से मेल्ट होके वो डिस्चार्ज हो जाए, तो उस तरीके से फर्नेस को क्या कहेंगे आपको, कंटिन्यूअस फर्नेस। क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फर्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजा आजा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, when the fuel air mixture undergoes very fast intermittent combustion inside the combustion chamber internal combustion engine, then sort of rattling noise develop from the combustion chamber, this noise is called, यानी कि जब वो एयर और गैस का जब मिक्सचर जाता है वो कंबशन चैम्बर में, तो वहां पर वो कंबशन में एक नॉइज क्रिएट होता है, टक से नॉइज क्रिएट होता है, उस नॉइज को क्या कहते हैं, तो उस नॉइज को कहते हैं डिटोनेशन। क्या बोलते हैं, डिटोनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्प्रूवमेंट इन द ग्रेन साइज एंड द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ पीटीसी इज आल्सो डन बाय, यानी किसी किसी का ग्रेन साइज को करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, कौन कौन से, किसी कोई पीटीसी है, पीटीसी कोई श्रमिक है, उसका ग्रेन साइज इंप्रूव करना है, उसका माइक्रो स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करना है, तो क्या मिलाना होगा, तो किसके द्वारा होगा, तो ये किसके द्वारा होगा, क्या होगा आपका, कैल्शियम के द्वारा, सॉरी, तो आंसर नंबर फर्स्ट इज राइट, क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम के द्वारा वो उसका इंप्रूवमेंट होगा, किसके द्वारा होगा, ठीक है, सॉरी देखना पड़ेगा, कैल्शियम के द्वारा इंप्रूवमेंट उसका होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 पूरा हो जाए। मोर हीट रिकवरी इज अचीव्ड है, यानी ज्यादा से ज्यादा जब हीट को हम रिकवर कर सकते हैं, वो किस में कर सकते हैं, वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फ्लो गैस के द्वारा एनर्जी बाहर जा रही वेस्ट हो रही उसको ज्यादा से ज्यादा हम रीयूज में ला सके, रिकवर कर सकते हैं, वो कौन सा ऐसा किस टाइप से कौन सी ऐसी प्रक्रिया होगी या कौन किस टाइप का रीजनरेटर यूज किया जाएगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा उसको रिकवर किया जा सके, तो कौन सा होगा, वो काउंटर फ्लो होगा, एक तरफ से हीट ठंडा पानी दूसरी तरफ से हीट, तो ये काउंटर फ्लो हो जाता है, एक तरफ से गर्म दूसरी तरफ से ठंडा, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटर फ्लो, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में, तो इस प्रोसेस में जो भी होगा उसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हीट को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है। दी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 1250 से 1550 किलो कैल पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। कौन सी गैस? प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस की जो उसमें मान होता है 1250 से 1550 के कैल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम टाइटेनेट रिटेन इट्स पायरोइलेक्ट्रिक बिहेवियर अप टू टेम्परेचर अप। एक तरीके से ये लिथियम टाइटेनेट मटेरियल है, सेरेमिक मटेरियल है, तो कितने टेम्परेचर पे पायरोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को स्टैंड कर सकता है? कितने टेम्परेचर तक? तो वो है आपका, वो कितना टेम्परेचर होगा आपका? 609 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। कितना होगा? 609 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बल्क डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड रिफैक्ट्री, यानी कि जो सिलिकॉन कार्बाइड रिफैक्ट्री है उसकी बल्क डेंसिटी कितनी होती है? तो सिलिकॉन कार्बाइड रिफैक्ट्री की बल्क डेंसिटी होती है आपकी लेस देन 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से समाप्त हो जाएगा। ठीक है। द फाइनेंस ऑफ द सीमेंट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। किस टेस्ट के द्वारा किसी भी सीमेंट की फाइनेंस को डिटरमाइन किया जा सकता है? तो वो किसके द्वारा हो सकता है? सीप के द्वारा। सीप के अलावा कुछ है नहीं जिसका उसमें उसका बारीकी पर टेस्ट किया जा सके कि उसके कट कितने फाइन है, कितने बारीक है। ठीक है। वो किसके द्वारा होगा? छलनी के द्वारा ही होगा, सीप के द्वारा ही